नमस्कार, नमस्ते। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं गूंज नंबर 1 और गूंज नंबर 1 पे अब वक्त हो गया है स्वास्थ्य बान का। स्मार्ट और केजीएमयू की ये एक पहल स्वास्थ्य बान, जिसमें हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें हम चर्चा करते हैं टीबी और उसके उपचार के बारे में, बात करते हैं कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर, ताकि कोई भी नवजात शिशु और उसकी माँ किसी भी तरह की परेशानी से ना गुजरे। अगर आपके मन में भी इसको लेकर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8887019138 पर। और आज स्वास्थ्य बान में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्त्री एवं प्रसूति विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर अंजू अग्रवाल। मैम वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। मैम, प्रेगनेंसी एक ऐसा दौरान होता है, मदरहुड वहीं से एक्चुअली में लड़कियां एंजॉय करने लगती हैं। जो महिलाएं हैं उनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम सबके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सदियों से चली आ रही बातें हैं। बट कहते हैं ना, धीरे धीरे जैसे समय बदलता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, तो उसी के हिसाब से हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। तो जब एक टाइम आता है, जब एक महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो कौन कौन से चेकअप्स होते हैं और कब कब उन्हें कराना चाहिए? तो एक तो सबसे पहले हम इसमें यह कहना चाहेंगे, जब भी प्रेगनेंसी हो उसे ज़रूर प्लान करिए। ऐसा ना हो कि अचानक से प्रेगनेंसी हो गई। जब आप चाहती हैं, आप तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए, तभी करिए। ये नहीं कि शादी के तुरंत बाद, शादी के कम से कम 1 से 2 साल बाद। और प्रेगनेंसी करने के पहले बहुत अच्छा है अगर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप उससे पहले भी कर लें, जिससे आपके कुछ जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन हैं, लगी हैं नहीं लगी हैं, ये चीज़ें डॉक्टर देख सकें। प्लस वो आपको एक दवा देंगे, छोटी सी गोली होती है फॉलिक एसिड की, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने में हेल्प करती है। तो प्रेगनेंसी प्लान करिए और उसके पहले डॉक्टर से ज़रूर राय लीजिए। प्रेगनेंसी हो गई है तब भी ज़रूरी है कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाएं, और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है कि शुरू के तिमाही में ज़रूर आपको पहली बार दिखा लेना है, तभी आपकी प्रेगनेंसी की सही से डेटिंग हो पाती है। और उस समय डॉक्टर आपका देख करके आपको कुछ कुछ दवाइयाँ लिखता है। दवाइयाँ केवल ताकत की होती हैं, जैसा हमने कहा, एक तो फॉलिक एसिड दिया जाता है और एक बी कॉम्प्लेक्स। इसके अतिरिक्त उस समय कोई दवाइयाँ आप बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लीजिए। अच्छा मैम, कई बार होता है स्टार्टिंग में, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए, उसके बाद कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो कई बार कुछ जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड्स डॉक्टर्स करने को कह देते हैं। फिर लोगों को लगता है कि हमारे टाइम पे तो इतने अल्ट्रासाउंड्स लिखे नहीं गए थे, तुम्हारे तो इतने टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स लिखे गए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ टेस्ट तो बहुत आवश्यक हैं प्रेगनेंसी में जो कि हुई। उसमें खून की जाँच आपकी, उसमें हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, शुगर की जांच होनी चाहिए, कुछ इन्फेक्शंस के लिए जांच की जाती है और पेशाब की जांच की जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, बहुत अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर महिलाओं में नहीं आवश्यकता है। कम से कम एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर सब महिलाओं में होना चाहिए, जो कि 5वें महीने में होना चाहिए कि बच्चे में कोई विकृति तो नहीं है, यह पता लग जाता है। इसके अलावा अगर सुविधा है तो 3रे माह में एक अल्ट्रासाउंड और होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता है तभी अल्ट्रासाउंड बोला जाएगा, अन्यथा नहीं बोला जाएगा। जैसा कि मैम ने बताया है कि कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, जो डॉक्टर्स ने दी हैं आपको वही लेनी है, क्योंकि कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होने लगता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो कई बार महिलाएं ध्यान नहीं देती। उनको लगता है कि एक पेन किलर खा लेंगे अगर हम हेडेक के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो और भी दूसरी कुछ मेडिसिन होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लीजिए। शुरू के तिमाही में तो बिल्कुल भी ना लीजिए, और उसके बाद डॉक्टर से पहले ही बात कर लीजिए कि अगर डॉक्टर साहब हमारे सिर दर्द हो तो हम क्या दवा सेफली ले सकते हैं। और ये केवल प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, जो महिलाएं कोशिश कर रही हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, उन्हें भी ध्यान रखना है कि अगर किसी परेशानी से डॉक्टर के पास जा रही हैं तो उन्हें बता दें कि हो सकता है हम इस महीने में प्रेग्नेंट हुए हों, अभी हमारी माहवारी की तारीख नहीं आई है, जिससे कि डॉक्टर वो ही दवा देगा जो कि उनके लिए प्रेगनेंसी में सेफ होंगे। मैम, बात करें अगर हम प्रिपरेशन की प्रेगनेंसी के दौरान, तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान से ही हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमारी डिलीवरी भी होनी है, उसके बाद हमें बच्चे को भी पालना है। तो एक तो थोड़ा सा पैसे का इंतज़ाम ज़रूर आप करके रखें, क्योंकि कुछ भी हो डिलीवरी के समय तो सरकार आपको सारी सुविधा देती है, लेकिन बच्चा एक जन आपके परिवार में ऐड हो जाएगा तो खर्चा आपका ज़रूर बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, आप ये पहले ही से समझ के रखें कि आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, जैसे कि आगे कोई परेशानी हो तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं। तो पहले से बात करके रखें, वहाँ पर पहले से दिखाते रहें। ये भी ध्यान करके रखें कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, एम्बुलेंस बुलानी है या हमारा कोई अपना साधन है, जो भी है उसे पता रहे आपको, और आपके साथ हमेशा कोई ना कोई रहे कि अगर कोई परेशानी हो तो वो आपके साथ जा सके। और ये भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके साथ कौन जाएगा डिलीवरी के समय, क्योंकि अधिकतर हम लोग चाहते हैं कि महिला के साथ एक उसकी घर की महिला रहे जो कि उसे थोड़ा सा ढाढ़स बताती रहे जब वो उसे दर्द आ रहे हैं, उसकी पीठ सहला दे। उससे महिला को अच्छा लगता है जब वो प्रसव में रहती है। तो पर ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि एक बार बहन चली आई, एक बार माँ चली आई, एक ही महिला रहे तभी ठीक रहता है, नहीं तो इन्फेक्शन का भी डर रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान ही मन बना लीजिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है और बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है कम से कम 6 माह तक। जब आप प्रेगनेंसी में ऐसा सोच लेंगी तब आप आसानी से नॉर्मल डिलीवरी भी करा पाएंगी, और डिलीवरी के बाद बच्चे को केवल अपना दूध, जो कि उसके लिए सबसे उत्तम है, वो दे पाएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ही सोच लीजिए कि आपको कम से कम 2 साल तक इस बच्चे के होने के बाद दूसरा बच्चा नहीं ठहरना चाहिए। तो इसके लिए आपको डॉक्टर बहुत सारे उपाय बताएंगे। पहले से ही घर में बात करके डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा उपाय इस्तेमाल करना है, जिससे कि डिलीवरी के तुरंत बाद आपको वो उपाय मिल सके। तो ये जो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ मैम ने बताई है, जो शायद ही आप के मन में इस तरह के सवाल तो बहुत रहते होंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हम लोग कई बार इन चीज़ों को ना महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती, तो आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल आया था कि प्रेगनेंसी के बाद, मतलब एक बच्चा होने के बाद, इनका नाम है ऋतु, और ये इनका पूछने का है कि अगर एक बच्चा हो जाता है तो हमें कितने गुड टाइम क्या होता है फॉर द नेक्स्ट बेबी, अगर हम चाहें तो। मैम ने जैसा कि बता दिया कि 2 साल का गैप ज़रूर रखा करिए, बिकॉज उस छोटे से बच्चे को भी उतना टाइम, इवन आपकी बॉडी भी इतनी सारी चीज़ों से गुजरती है, तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान एक जान हमारे अंदर आ जाती है महिलाओं के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको जो फीडिंग हो रही है, जो खाना पीना हो रहा है, वो जो चीज़ें हम खा रहे हैं वही हो रहा है। तो डाइट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी होती है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। तो क्या खाने में उनके लिए क्या सबसे अच्छा होता है? खाने में जो वो नॉर्मली खाती है वही खाती रहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक ना खाए। जैसे वो दिन में 3 टाइम नॉर्मली खाती है, तो उसके अलावा एक बार थोड़ा सा कुछ स्नैक बीच बीच में ले ले, जिससे दिन में कम से कम 5 से 6 बार खाए। खाने में वो ये ध्यान रखे कि हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खाए, थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना खाए। गुड़ से हमें आयरन मिलता है, भुने चने से प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारे यहाँ क्योंकि अधिकतर महिलाएं वेजिटेरियन होती हैं तो उन्हें प्रोटीन की अक्सर कमी पाई जाती है और खून की भी कमी पाई जाती है हमारी महिलाओं में। तो इसलिए थोड़ा गुड़ और भुना चना, और जो गोंद के लड्डू पुराने ज़माने में हमारी माएँ बनाती थीं, वो भी बहुत पौष्टिक होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। दाल 1 कटोरी सुबह शाम अवश्य खाए, थोड़ा सा दूध या दूध वाली चीज़ें ज़रूर लें, और कोशिश करें कि घर ही का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। बेकरी के आइटम्स जितने होते हैं सब में बहुत अधिक नमक होता है, चाट पकौड़ी जो होती हैं उनमें बहुत नमक और तेल होता है। तो कोशिश करें कि घर ही के सादा खाना खाएं और बार बार खाएं थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैम, मैंने सुना है बहुत स्टार्विंग भी इस टाइम पे होती है, क्रेविंग होती है चीज़ों के लिए। आपने बोला कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, लेकिन अक्सर आई हैव सीन, इवन मेरी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ जो थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, दे स्टार्ट डिमांडिंग कि मुझे समोसे खाने का मन है, एंड फिर अब मुझे पानी पूरी खाने का मन है, और गोलगप्पे का तो अक्सर हम देखते भी है कि होता है। तो ऐसे टाइम पे इन चीज़ों की क्रेविंग होती है, तो क्या हमें घर पर बना के खा लेना चाहिए या थोड़ा बहुत खा सकते हैं? थोड़ा बहुत आप खाना चाहें खा सकते हैं, पर डेफिनेटली घर पे अगर आप बना सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पानी पूरी ले आइए और पानी घर में बना लीजिए, मटर घर में उबाल लीजिए बहुत ही सरल है।
बिल्कुल। और इन्फेक्शन अधिकतर जो होता है वो पानी या मटर से ही होता है। हाँ। क्योंकि पानी पूरी तली हुई होती है, उसमें नहीं इतना इन्फेक्शन होता है। तो ऑयली खाना फास्ट फूड में सबसे ज्यादा आता है, ऑयली और मैदा, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है बहुत ज्यादा। अगर मन करता है तो देखिए, अभी लॉकडाउन में वैसे भी सबने सब कुछ घर पे बनाना सीख लिया है, तो अगर आपको क्रेविंग नूडल्स और इन सारी चीजों की हो रही है तो बढ़िया आटे वाले नूडल्स होते हैं, वो आप बहुत ही रेयर केस में, एकदम ही मन नहीं मान रहा है तब कर सकते हैं। अच्छा, हमने सुना मूड स्विंग्स वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना मेंटल हेल्थ भी एक फीमेल की अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली, ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं और ये पाया गया है कि माँ जो सोचती है उस समय और जो महसूस करती है, उससे उसके बच्चे के भी दिमाग पर असर पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ तो शास्त्रों में भी लिखा है कि अभिमन्यु माँ के पेट से सीख के आया था, तो ये काफ़ी हद तक देखा गया है कि ऐसी, ठीक है वो उतने डिटेल में शायद ना सीख पाए, पर कुछ ना कुछ असर अवश्य पड़ता है। तो माँ को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुश रहें। ये उनके घर वालों को भी ध्यान रखना है कि उन्हें कोई टेंशन ना दें, और वो अपने हल्का फुल्का काम में अवश्य लगी रहे, खाली ना बैठी रहे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए उसे अपने आप को व्यस्त रखना भी आवश्यक है। और खुश रहे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा म्यूज़िक सुने, तभी उसका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिए 8887019138 पर। मैम, एक सवाल आया है कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा सही होती है या सिजेरियन? ये बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात कर रखी है। हम तो यही कहेंगे नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है। सिजेरियन जब आवश्यकता है तो ज़रूर कराइए, तब ना मना करिए, लेकिन बिना वजह की दर्द के डर से या किसी और उससे कि जल्दी हमें छुट्टी मिल जाएगी, सिजेरियन ना कराइए। क्योंकि कुछ भी हो, किसी ऑपरेशन में खतरा अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। जो आपकी नॉर्मल प्रोसेस है उसमें खतरा कम होता है। दूसरा ये भी है, उस समय के खतरे के अलावा जिन महिलाओं में सिजेरियन होता है उनमें आगे की प्रेगनेंसीज में खतरा बढ़ जाता है। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि पहले 1 या 2 सिजेरियन करा लिए महिला ने, फिर उसकी आंवल जाके जहाँ पे सिजेरियन का काटा गया था वहीं पर चिपक गई। उससे जब वो वाली प्रेगनेंसी का सिजेरियन किया जाता है तो इतनी अधिक ब्लीडिंग होती है जो कि नॉर्मल लोग शायद समझ ही ना पाएँ। 2-3 लीटर खून बिल्कुल बह जाता है और महिलाओं के लिए बहुत ही जान को खतरा रहता है, और आपकी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आपका नॉर्मल होता है तो ये खतरा आने की संभावना कम है। इसके अलावा टाँके कभी कभी खुल भी सकते हैं अगले प्रसव में। बहुत बार महिलाएं ऑपरेशन करा लेती हैं, फिर अगली बार दिखाने ही नहीं आती हैं। तो ऐसा ना करिए। अगर पहले ऑपरेशन हुआ है तो समय से अस्पताल अवश्य पहुंचिए और कोशिश करिए कि नॉर्मली हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, नॉर्मली के लिए कि एक इनका नाम है कविता, और इनका कहना है कि मेरी मदर इन लॉ और मदर दोनों ही मुझसे कहती रहती है कि एक्टिव हो जाओ, काम करो, ये एक्टिविटी करो, फिजिकल कुछ चीज़ें करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ का नॉर्मल डिलीवरीज पर असर पड़ता है? डेफिनेटली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये नहीं हम कह रहे कि बहुत हैवी काम आप करिए प्रेगनेंसी के दौरान, पर हल्का फुल्का काम अवश्य करिए। थोड़ा टहलिए रेगुलरली, थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अवश्य करिए प्रेगनेंसी में। ये सारी चीज़ें करने से आपको रिलैक्स होने की तरीका आता है, और आप जब प्रसव होता है उस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं। मेंटली तैयार होंगे तभी आप नॉर्मल डिलीवरी करा पाएंगे। क्योंकि दर्द देखिए सबको बराबर होता है, पर कुछ महिलाएं बहुत आराम से दिखाती हैं, बहुत आराम से डिलीवरी कराती हैं, और कुछ घबरा के कूदती रहती हैं पलंग पर, जो कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल है और डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है। और जब दर्द आते हैं तो उसके लिए दर्द रोकने के लिए दवा भी दी जा सकती है, जिससे आपको दर्द महसूस ना हो लेकिन दर्द आते रहे, तो वो भी दवा दी जा सकती है। तो इसलिए घबराइए नहीं नॉर्मल डिलीवरी से। बिल्कुल, बस इतना सोचना है आपको कि ये दर्द थोड़ी देर का रहने वाला है, उसके बाद जो इतनी बड़ी वाली खुशी आपको मिलने वाली है ना, कि आप सारे दर्द भूलने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ एक्टिविटीज़ हल्की फुल्की करते रहिए, योगा करते रहिए, मेडिटेशन और म्यूज़िक अच्छी सुनिए। जैसे कि मैम ने बोला कि सब कुछ माइंड का खेल होता है, और ये हर एक डिलीवरी की बात नहीं, मुझे लग रहा है हर बीमारी में ये माइंड का खेल होता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे कि मुझे पेन नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा,
सब कुछ बढ़िया रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। आप पहले से सोचते रहोगे ना, अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें आप गूगल पे सर्च करने लगते हो, तो ये सब चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा। स्मार्ट और केजीएमयू की ये पहल स्वास्थ्य बान, इसको लेकर हम आपके स्वास्थ्य को लेकर, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर, उनके पोषण को लेकर चर्चा करते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन।